जीत आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सारे फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून और जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और आज हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए, हाँ, सारे भावी टीचर्स को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानेंगे। 1983 में सरकार ने संपूर्ण भारतीय शिक्षा का एक सर्वेक्षण कराया और इस सर्वेक्षण कराने के पीछे जो उद्देश्य था कि 1951 से लेकर 1983 तक भारतीय शिक्षा ने कितनी प्रगति की है, कौन कौन सी समस्याएं का समाधान हुआ है और अभी भी शिक्षा की जो चुनौती है, उस चुनौती में अभी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। सोनिया जी नमस्कार, नीलम मुकेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, सूरज जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से का सामना कैसे करा जाएगा, इसके लिए सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण कराने के बाद एक शीर्षक, एक दस्तावेज तैयार किया और दस्तावेज का नाम था शिक्षा की चुनौती, शिक्षा की चुनौती नीति संबंध, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परिप्रेक्ष्य ये दस्तावेज था और इस दस्तावेज को ध्यान रखना है। अगस्त 1983 में, अगस्त 1983 में प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया, किया गया। अगस्त 1983 में प्रकाशित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दस्तावेज में, अगर इस दस्तावेज की बात करें तो इस दस्तावेज में 1951 से लेकर 1983 तक, ये भी ध्यान रखना है, 1951 से लेकर 1983 तक भारतीय शिक्षा की प्रगति, भारतीय शिक्षा की प्रगति, उपलब्धियों, उपलब्धियों, भारतीय शिक्षा की प्रगति, उपलब्धियों, सफलता, असफलता, सफलता असफलताओं का विवेचन किया गया, का विवेचन किया गया, किया गया। और विवेचन करने के बाद सरकार ने संपूर्ण भारत में शिक्षा के संदर्भ में सुझाव मांगे। जन भागीदारी को इसमें प्रोत्साहित किया गया कि लोग शिक्षा के संबंध में अपने विचार रखें, किस तरीके से बदलते हुए परिवेश में समाज की मांगों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और सभी प्रांतों के सुझाव मिलने के बाद सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक शिक्षा नीति तैयार की। सरकार ने सभी प्रांतों से सुझाव लेकर शिक्षा
नीति का शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार किया। तो ये यहाँ से इस पेज से आगे बढ़ने से पहले फिर आपको थोड़ा सा बता देते हैं जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हाँ रेखा जी राधे राधे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर जब हम इनको एफिलिएट कर लेते हैं घटनाओं से तो हमें याद बने रहते हैं। तो शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य एक दस्तावेज था और ये दस्तावेज सरकार ने अगस्त 1983 में प्रकाशित किया गया था। अगस्त 1983 में प्रकाशित हुए इस दस्तावेज में 1951 से लेकर 1983 तक शिक्षा की क्या प्रगति हुई, कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई शिक्षा जगत के क्षेत्र में, कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त हुई, असफलताएं प्राप्त हुई, उन सब का विवेचन इस दस्तावेज में किया गया। और इस दस्तावेज में विवेचन करने के बाद सभी प्रांतों से सुझाव लेकर सरकार ने एक शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को इस नई शिक्षा नीति के इस नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को संसद के बजट अधिवेशन में पास कराया, बजट अधिवेशन में पास करवाया। और मई 1986 में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति की घोषणा की। तो प्रियंका बिंजोला जी वेरी गुड आफ्टरनून, नीलम जी प्रणाम। तो इस नई शिक्षा नीति की सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन में इसे पास करवाया और पास करवाने के बाद मई 1986 में एक नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की। अब इस शिक्षा नीति की घोषणा करने के बाद अब इसकी संरचना देख लेते हैं कि इस शिक्षा नीति के कितने भाग थे। तो शिक्षा नीति के अगर हम भागों की चर्चा करें तो शिक्षा नीति के कुल 12 भाग थे। 12 भाग थे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शिक्षा नीति के 12 भाग थे और इस शिक्षा नीति की घोषणा करने के बाद नवंबर 1986 में शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के लिए एक कार्य योजना सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा नवंबर 1986 में कार्य योजना घोषित की गई। कार्य योजना घोषित की गई। कार्य योजना घोषित की और इस कार्य योजना को 24 भागों में रखा गया। अब देखिए इस कार्य योजना को
24 भागों में रखने का सरकार की मंशा ये थी कि सरकार ने जो शिक्षा नीति तैयार की है, इस शिक्षा नीति को विधिवत तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि शिक्षा के जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और देश को आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाए। एक सभ्य सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। व्यक्ति के जो भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं, तो व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष का विकास किया जाए, उसे विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए इस कार्य योजना को विधिवत तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने नवंबर 1986 को शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए एक कार्य योजना प्लान की और इस प्लान को 24 भागों में रखा गया था। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो एक आपको याद ध्यान रखना है, शिक्षा एक चुनौती, जो पिछली स्क्रीन पर था। नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य एक दस्तावेज था और ये दस्तावेज सरकार के द्वारा अगस्त 1983 में प्रकाशित किया गया। इस दस्तावेज में 1951 से लेकर 1983 तक की शिक्षा की प्रगति का जो लेखा जोखा था वो तैयार किया गया। शिक्षा की क्या प्रगति हुई, कौन कौन सी समस्याओं का निदान किया जा चुका है और अभी भविष्य में कौन कौन सी समस्याओं का निदान करना बाकी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, मई 1986 में शिक्षा नीति सरकार ने घोषित की और नवंबर 1986 में सरकार के द्वारा शिक्षा नीति को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए कार्य योजना का गठन किया गया और इस कार्य योजना को 24 भागों में बांटा गया था, डिवाइड किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि नीति में 24 भाग थे, तो नीति में 24 भाग नहीं थे। शिक्षा नीति 12 भागों में विभाजित थी और जो कार्य योजना थी, कार्य योजना 24 भागों में विभाजित थी। तो यहाँ से जो कंफ्यूजन क्रिएट कभी कभी हो जाता है, उस कंफ्यूजन को हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो 12 भाग थे शिक्षा नीति के, वो कहाँ कहाँ से संबंधित थे, कौन कौन सी संतुतियों से संबंधित थे, उस पर चर्चा करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले जो 1986 की जो शिक्षा नीति है, एनईपी 1986 की शिक्षा नीति के जो 12 भाग हैं, के 12 भाग, इन पर चर्चा करते हैं। उसके बाद कार्य योजनाएं जो थी उस पर चर्चा करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो भाग था वो था भूमिका। ये पहला भाग था। इस भूमिका में जो शिक्षा नीति 1968 थी, 1968 शिक्षा नीति के जो व्यापक प्रभाव पड़े थे भारतीय शिक्षा पर, उनकी चर्चा की गई थी। शिक्षा नीति 1968 के व्यापक प्रभावों की चर्चा की गई तथा कहा गया कि लगभग सभी प्रांतों ने एक समान शिक्षा संरचना जो 1968 में स्वीकार की गई थी, 10th + 2 + 3 को लागू किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया इस भूमिका वाले भाग में कि 90% छात्रों के लिए
प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। 90% छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है तथा माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस भाग में हम लोग देखते हैं कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी, उस 1968 की शिक्षा नीति के प्रभावों को दोहराया गया कि कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं। तो जो मुख्य रूप से प्रभावों की चर्चा की गई थी, उनमें कहा गया था कि सभी प्रांतों ने 10th + 2 + 3 की जो शिक्षा संरचना है, इसको लागू किया है। ये बहुत बड़ी सफलता थी। कोठारी आयोग ने ये रिकमेंड किया था। फिर 1968 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 1968 की शिक्षा नीति में इसे शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था LT ग्रेड में। इसी प्रथम भाग भूमिका में ही सरकार ने कहा कि 90% छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, भूमिका में ये रिकमेंडेशन संतुति थी। अब बात करते हैं दूसरा भाग शिक्षा का सार और उसका महत्व। ये शिक्षा नीति का दूसरा भाग था। अब इसमें कहा गया कि शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा ही वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। तो देखिए, दूसरा भाग था, बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया था कि शिक्षा की मानवीय जीवन में क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर दो बिंदु आते हैं निकलकर, ध्यान रखना है, एक भौतिक और आध्यात्मिक। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास किया जाना चाहिए। और भौतिक पक्ष से तात्पर्य है कि उसमें आत्मनिर्भरता आए, किसी न किसी व्यवसाय में उसको दक्ष किया जाए ताकि वो अपनी भौतिक उन्नति कर सके। और जब तक मनुष्य की भौतिक उन्नति नहीं होगी, तब तक मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो भाग 2 था, इस भाग 2 में भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और शिक्षा का जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट किया गया। और नीति में ये भी कहा गया था कि शिक्षा के द्वारा ही हम एक सुसंस्कृत मानव का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये हमारा दूसरा भाग था।
अब चर्चा करते हैं तीसरे भाग पर। भाग तीन जो था वो शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से था। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नीति में कहा गया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अर्थात 10th + 2 + 3 की जो शिक्षा संरचना थी के महत्व को स्वीकारा गया। अब यहाँ पर भी ध्यान रखने की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तभी डेवलप होगी जब पूरे देश में एक समान शिक्षा की संरचना लागू की जाएगी। जब भारत के सभी प्रांतों में जब एक समान शिक्षा प्रणाली होगी तभी हम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना कर सकते हैं। तो इस शिक्षा नीति में स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली जो है 10th + 2 + 3 की आवश्यकता है और सभी जो राज्य हैं वो इस शिक्षा प्रणाली को लागू करें ताकि एक समान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पूरे भारत में विकसित की जा सके। तो ये भाग 3 का संबंध था इससे। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 जो था वो समानता के लिए शिक्षा था। भाग 4 समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा। इस भाग में कहा गया कि महिलाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाने की बात की गई। तभी हम जो लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास कर सकेंगे। जब तक समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिलाएं हैं, विकलांग बच्चे हैं, इनके लिए शिक्षा के समान अवसर नहीं क्रिएट किए जाएंगे, तब तक हम लोकतांत्रिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो भाग 4 था वो समानता के लिए शिक्षा से रिलेटेड था। अब भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में कहा गया विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए। अब विभिन्न स्तरों से तात्पर्य है प्राथमिक स्तर की शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए और उच्च स्तर पर शिक्षा का
पुनर्गठन किया जाए। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाग जो 5 था वो विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन से रिलेटेड था। और इस भाग में आयोग ने कहा शिक्षा नीति ने कहा गया प्राथमिक स्तर की शिक्षा को रुचिपूर्ण और क्रिया प्रदान बनाया जाए। उच्च स्तर पर ओपन यूनिवर्सिटीज का प्रसार किया जाए, अर्थात उनको और बढ़ाया जाए, प्रसार किया जाए ताकि हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। तो ये 5वां भाग था जो विभिन्न स्तर पर शिक्षा के पुनर्गठन से संबंधित था, ध्यान रखना है। अब भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 तकनीकी शिक्षा का प्रबंध। इस भाग में कहा गया कि शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, OHP आदि का समावेशन किया जाए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग था। शिक्षा में जो तकनीकी है, संचार माध्यम है, मीडिया है, टेलीविज़न, रेडियो, OHP जिसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, OHP की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर एक कहलाता है। तो ये भाग जो था तकनीकी शिक्षा और उसके प्रबंध और उसके समावेशन से संबंधित था। अब भाग 7 की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। भाग 7 शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इस भाग में कहा गया कि प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय की जाए। शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को और अधिक सक्रिय किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का जो प्रशासनिक खेमा है, जो तंत्र है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाए, साथ ही साथ शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी को भी तय किया जाए। क्योंकि जब तक हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है ये अकाउंटेबल नहीं होगा, टीचर अकाउंटेबल नहीं होगा, ऊपर कितनी भी अच्छी शिक्षा नीति बन जाए, कितना भी कंप्लीट पाठ्यक्रम तैयार करके दे दिया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन जब तक ये प्रशासनिक तंत्र और टीचर की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, तब तक हम शिक्षा के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा भाग 7 था।
अब भाग 8 पर बात करते हैं। भाग 8 जो था वो शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देता है। भाग 8 शिक्षा की विषय वस्तु को नया मोड़ प्रदान करता है। अब देखिए, नया मोड़ देने से तात्पर्य ये है, इसमें स्पष्ट कहा गया कि सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित किया जाए। सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है शिक्षा का। जब तक हमारी जो भौतिक विकास हो रहा है, तीव्र गति से भौतिक विकास हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, वर्तमान समय में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंटरनेट का दौर चल रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, तो सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट ना रहे, सांस्कृतिक मूल्यों और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। तो भाग 8 पर हम बात कर रहे थे कि शिक्षा की जो विषय वस्तु है इसको नया मोड़ प्रदान किया गया। सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक कोऑर्डिनेशन बैठाने की बात की गई, ताकि वैज्ञानिक तरक्की भी हो और लोगों में जो सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है उस गिरावट को रोका जा सके। अब बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 शिक्षक से संबंधित था। और इसमें शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया था। शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी भाग 9। इसमें शिक्षक की क्या गरिमा होती है, उस गरिमा को स्वीकार किया गया। भाग 10 जो था वो शिक्षा प्रबंधन से था। शिक्षा का प्रबंध कैसे होगा। भाग 10 शिक्षा प्रबंध से रिलेटेड था, शिक्षा प्रबंध से संबंधित था। इसमें शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात की गई। विकेंद्रीकरण की बात की गई, ध्यान रखना है। और इसके लिए शिक्षा नीति में कहा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा हो। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर, और कहा गया कि जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा नीति के कौन से भाग में, कौन सा भाग
शिक्षा के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। तो हमें ध्यान में रखना है भाग 9 शिक्षा के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। और साथ ही साथ इसी भाग में कहा गया, इसी भाग में कहा गया कि राष्ट्रीय आय का 6% व्यय शिक्षा पर किया जाए। 6% व्यय शिक्षा पर किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी 6% के व्यय की बात की गई थी। अब बात करते हैं भाग 11 की, संसाधन तथा समीक्षा से रिलेटेड है। भाग 11 भाग जो 11 है वो संसाधन तथा समीक्षा इस भाग में कहा गया कि जो शिक्षा नीति है इसके क्रियान्वयन के 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाए और जो संसाधन हैं उन संसाधनों का भी समीक्षा की जाए। तो इस भाग में हम कह सकते हैं कि शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के 5 वर्ष बाद इसके परिणामों की समीक्षा की जाए। इसके परिणामों की समीक्षा की जाए। तो ये भाग 11 जो था वो संसाधन तथा समीक्षा से रिलेटेड था। अब बात भविष्य की करते हैं। जो 12वां भाग था, भाग 12, वो भविष्य से संबंधित था। इसमें इस भाग में आशा की गई सरकार के द्वारा कि निकट भविष्य में हम 100% साक्षरता के दर को प्राप्त करेंगे। तो ये भाग 12 था जिसमें ये आशा जताई गई थी कि निकट फ्यूचर में हम 100% साक्षरता के दर को प्राप्त करेंगे। तो ये भाग 12 थे और ये भाग 12 जो थे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपको बहुत डीपली बताया है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कार्य योजना की। कार्य योजना शिक्षा नीति NEP 1986 की कार्य योजना यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 24 भाग हैं कार्य योजना के और इसे नवंबर 1986 में प्रकाशित किया गया। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ही बनता है। कार्य योजना 24 भाग और नवंबर 1986 को इसे प्रकाशित किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो स्मार्ट स्टडी के नज़रिए से देखते हैं तो इन 24 कार्य योजनाओं में सरकार ने कौन कौन सी संतुति की, रिकमेंडेशन की, महत्वपूर्ण बिंदु बताए, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहला बिंदु है प्रमुख प्रमुख बातें, कार्य योजना से संबंधित प्रमुख बातें, या हम कह सकते हैं घोषणाएं जो की गई शिक्षा नीति 1986 में। सबसे पहले कहा गया इसमें जो पहली रिकमेंडेशन है, संतुति है, वो है कि 1 किलोमीटर की दूरी के 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। इसी तरीके से 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल की बात की गई। 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की बात की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, तीसरी महत्वपूर्ण बात है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की बात की गई। प्राथमिक, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तो आपको सुधारने की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में 2 कमरे, प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में 2 कमरों का भवन, 2 कमरों का भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। 2 शिक्षक होने चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ग्रामीण छात्रों के लिए अगली रिकमेंडेशन है महत्वपूर्ण, ग्रामीण प्रबुद्ध या अर्थात प्रतिभाशाली छात्रों तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाएं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन की जो
प्रकृति है वो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नवोदय विद्यालय की संकल्पना थी वो ग्रामीण प्रबुद्ध अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से संबंधित थी। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भी ये संकल्पना की गई थी नीति में। इसके बाद आता है ग्रामीण विश्वविद्यालय। ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा अन्य ग्रामीण संस्थानों का पुनर्गठन किया जाए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, बिंदु था शिक्षा नीति का। इसके बाद आता है बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोले जाएं तथा शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाए। तो ये अगली संस्तुति थी, बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे फैक्ट हैं और ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय खोले जाएं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए और प्रबुद्ध ग्रामीण छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ये कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा अन्य जो ग्रामीण संस्थान हैं उनके पुनर्गठन की बात की गई। साथ ही साथ महिला जो टीचर हैं उनको जब शिक्षकों की नियुक्ति हो तो महिला शिक्षकों की टीचर की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए, वरीयता दी जाए और बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए ताकि जो स्त्री शिक्षा है उसका विकास किया जा सके और महिलाओं को जो विमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। तो इसलिए ये संस्तुति की गई थी शिक्षा नीति में। अन्य जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर देख लेते हैं। परीक्षा से संबंधित नीति में कहा गया केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं कराई जाएं। साथ ही साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाए जाने की बात की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं कराई जाएं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाए जाने की बात की गई। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा
शुरू करने की बात की गई। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने की बात की गई। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात की गई। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात की गई। शिक्षा में प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट्स खोले जाएं, ये बात रिकमेंड की गई थी। तो साथ ही साथ इसमें एक और वायदा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, NCTE को स्वायत्त दर्जा देने की बात की गई। उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए UGC को उत्तरदायित्व दिया गया, ये भी इसमें कहा गया। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी, बातें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, और इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तावित किया गया था। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे जाते हैं वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।